Hey guys, this is CACMA आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज का जो ये लेक्चर रहने वाला है ना, मतलब यू विल सीरियसली लव इट। मतलब मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो लेक्चर है, ये एक ऐसा लेक्चर है जो कि मैं रेगुलर क्लास जो है उसमें भी यूज होता है, और ये एक ऐसा लेक्चर है जिसको अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो उस रिवीजन में भी आप अगर इस लेक्चर को देखोगे तो आपका ये पूरा चैप्टर, कहीं ना कहीं पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के लिए ब्रेक इवन एनालिसिस वाले टॉपिक की। दोस्तों आप लोगों को लगता होगा ये ब्रेक इवन एनालिसिस करके कौन सा टॉपिक आ गया सर, तो मैं आपको बता दूं, हमारे जो कोर्स के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग या डिसीजन मेकिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर से ही एक छोटा सा टॉपिक मैंने निकाल करके एक चैप्टर बनाया है जिसका नाम है ब्रेक इवन एनालिसिस। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस छोटे से चैप्टर से हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन देखने को मिलता है। दैट मीन्स आपको हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 95%, मतलब कि 10 में से हार्डली एक अटेम्प्ट ऐसा होता है जब इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आए। और दूसरी बात, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप लोगों ने ग्रुप 1 में भी पढ़ा है और ग्रुप 2 में भी पढ़ा है, बस उसको किस तरह से आपने पढ़ा है। अगर आपने मेरे से क्लास ली होगी तो मैं आपको बता दूं, ये वाला लेक्चर मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर भी समझाया होगा, और उसी तरीके से आज भी हम लोग इसको देखने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप अब एक ऐसा वीडियो, ऐसा लेक्चर आप लोगों के सामने है। अगर आप लोगों ने मेरे से क्लासेस नहीं ली थी, आप लोगों ने अगर मेरे से क्लासेस नहीं ली है इंटर में, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस लेक्चर को देख लोगे ना, या अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसने मेरे से क्लासेस नहीं ली, उसको ये लेक्चर शेयर कर देना। उसके बाद ही विल कंपेयर विद एनीवन कि यार आखिरकार कॉस्ट कैसे पढ़ा जाता है, कॉस्टिंग कैसे आसान होती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहा हूं एक ऐसे टॉपिक की जिसका नाम है ब्रेक इवन एनालिसिस। अब इस टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे, क्या नहीं देखेंगे, तो मैं एक बार के लिए आपको अपने बुक में इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। देन हम लोग आपको इस टॉपिक से, मैं आपको अगले 40-50 मिनट्स तक मैं आप लोगों को इस टॉपिक से कनेक्ट नहीं करूंगा। मैं इस टॉपिक से पहले इसका पूरा बैकग्राउंड आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि आखिरकार ये पूरा टॉपिक है क्या और इसमें हर एक चीज कैसे कैसे निकला। इन शॉर्ट मैं इस लेक्चर को बोलता हूं पोस्टमार्टम ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। दोस्तों कैसे होता है पोस्टमार्टम, आप लोगों ने कभी मूवीज वगैरह में देखा होगा। पोस्टमार्टम होता है पूरी बॉडी को खोल करके हर एक बॉडी के पार्ट को निकाल करके चेक करना। तो सेम वही काम हम लोग इस वाले टॉपिक में करने वाले हैं। मैं आप लोगों के साथ मार्जिनल कॉस्टिंग के पूरे बॉडी के अंदर के हर एक छोटे छोटे सारे पार्ट्स को निकाल करके आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा, और हर एक चीज बहुत ही आसान वे में आप लोगों को लगेगी। आप लोगों ने इंटर में मार्जिनल कॉस्टिंग डेफिनेटली पढ़ा है, क्योंकि अगर आप फाइनल में आए हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग को पार करके ही आए होंगे। और मैं आपको बता दूं, कॉस्टिंग सीरियसली आसान है, और कैसे आसान होती है वो अभी हम लोग देखते हैं। बिफोर मूविंग अहेड, लेट्स टेक एन व्यू ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस की आखिरकार इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और क्या हम लोग इसको एबीसी एनालिसिस के हिसाब से कौन से वाले पॉइंट पर रखते हैं। तो आइए दोस्तों, ये रहा आप लोगों के सामने हमारी बुक का चैप्टर नंबर 5 ब्रेक इवन एनालिसिस। आशुतोष सर का कहना है कि इसकी एवरेज वेटेज आती है 8 to 12 मार्क्स, और हमने इसको रखा है कैटेगरी ए में। जी हां दोस्तों, कैटेगरी ए में रखा है हम लोगों ने इसको। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है कैटेगरी ए में रखने का, देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सिलेबस 2016 की। ऑल्दो क्लासेस जो हैं वो सिलेबस 2022 के हिसाब से हैं, बट फिर भी हम लोग इसको 2016 से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 2016 एंड 2022 में बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। हाँ, सिलेबस 2012 एंड 16 में मेजर डिफरेंस था, बट 16 एंड 22 में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जून 2017 का एग्जाम की बात करते हैं। वहां पर हमारे 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 8 मार्क्स का। वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर के अंदर था, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, और वो हमारी बुक के अंदर है क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट अटेम्प्ट में अगेन 8 मार्क्स, फिर उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में 12 मार्क्स, फिर उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में 10 मार्क्स, फिर उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में 10 मार्क्स, फिर उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में 14 मार्क्स। और ये कौन कौन से क्वेश्चंस हमारी बुक में कौन कौन से नंबर्स पर हैं ये आपको यहां दिया है, और उसके आगे चलेंगे तो आपको आगे नजर आएगा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नंबर 4A, क्वेश्चन नंबर 4A, 2B, 5A, 2B, ऐसे करके आपको दिया गया है। जून 2020 से लेकर के जून 2022 तक इंस्टीट्यूट ने कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं किए,
जनवरी 2023 में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। इसके बाद को हर एक अटेम्प्ट का एनालिसिस आपको बुक में इनिशियल पेजेस में आपको दिया हुआ है कि कौन से क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से कहां से आए हैं, कवर अप हुए हैं। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को इस पूरे टॉपिक को समझाऊंगा। यहां पर डिफरेंट आपको पता है हर एक चीज अपन ने कवर अप की है। ओल्ड स्टडी मटेरियल के भी क्वेश्चंस हैं, दैट मीन सिलेबस 2016 के भी क्वेश्चंस है, एग्जाम का भी क्वेश्चन हमारी बुक में है, एमटीपी भी हमारी बुक में ऑलरेडी कवर्ड है। इसके अलावा ये एग्जाम क्वेश्चन, फिर आगे चलेंगे, ये आपको होमवर्क दिया जाएगा। जो क्वेश्चन होमवर्क होगा वो एज इट इज होगा, बिल्कुल फिगर टू फिगर होगा, तो ही आपको होमवर्क दिया जाएगा और उसका सॉल्यूशन भी हमारी बुक में आपको पता है, ठीक है। देन फिर अगेन एग्जाम का क्वेश्चन है, फिर उसके आगे चलोगे आप तो फिर न्यू एसएम का मतलब हो गया कि ये क्वेश्चन आप लोगों के ओल्ड स्टडी मटेरियल में भी था और न्यू में भी आया है। अगर केवल न्यू में होगा तो मैंने स्पेसिफिकली लिख के दिया है आपको न्यूली इंसर्टेड, तो वो न्यूली इंसर्टेड होगा। ये न्यू एसएम है, वर्कबुक में भी है, तो दैट मीन्स हम लोगों ने स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, वर्कबुक, पास्ट एग्जाम पेपर सारा सब कुछ कवर अप करके दिया है। तो अब आपके लिए हम क्या करने वाले हैं, मैं आप लोगों के लिए एक बना रहा हूं फ्रेश डॉक्यूमेंट, जहां पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं आपके आज के इस टॉपिक को, जिसका नाम है ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस जो है उसके लिए मैंने आपके लिए एक वो बना रहा हूं, ब्रेक इवन एनालिसिस। ये लीजिए, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो रहेंगे वो इसमें हम लोग लेंगे कहीं ना कहीं 15 के आसपास, कम पड़ेंगे तो वापस और ऐड कर लेंगे। ये हो गया आपका व्हाइट, ये हो गया आपका नोटबुक का पेपर, देन ये हो गया क्रिएट डॉक्यूमेंट। यस, सो इट्स क्रिएटेड नाउ। लो जी लो। आइए अब दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आप लोगों को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है जब तक कि मैं ना बोल दूं। तो जब तक कि मैं ना बोल दूं तब तक आपको कुछ नहीं लिखना है। आपका ध्यान और आपकी नजर होनी चाहिए केवल और केवल आपकी स्क्रीन पर। आप लोगों की नजर होनी चाहिए केवल आपके स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं पोस्टमार्टम ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, कि आखिरकार मार्जिनल कॉस्टिंग का पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है। तो दोस्तों लास्ट पार्ट में, दैट मींस लास्ट टॉपिक में जो कि था मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। आपको बता दूं, आपकी थोड़ी सी खुशी के लिए बता दूं, जो हमने प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सीखा ना, वो अब हमारे को आगे कहीं काम नहीं आने वाला है। लेकिन जो प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग हम लोगों ने सीखा है वो आपको आगे भी चैप्टर्स में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहां पर मार्जिनल कॉस्टिंग की। किसकी दोस्तों? मार्जिनल कॉस्टिंग की। आप लोगों को पता है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर अगर मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? सेल्स लूंगा, सेल्स में से लेस कर दूंगा वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। मैं ये अब सीधा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस चीज के ऊपर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। कहां पर डिस्कस कर चुका हूं? इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के लास्ट चैप्टर में। तो सेल्स में से जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट लेस होगी तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। अब आप कंट्रीब्यूशन में से जब लेस करोगे आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन में से जब आपकी लेस करोगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपके पास आ जाएगा जी प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन में से जैसे ही फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर दोगे तो आ जाएगा प्रॉफिट। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है ना, जिसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, ये मार्जिनल कॉस्टिंग आप लोगों के लिए इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। इसी के इर्द गिर्द कैसे घूमेगा? ध्यान से सुनिएगा। आपकी हुई सेल्स, सेल्स में से आपने वेरिएबल कॉस्ट लेस किया तो आता है कंट्रीब्यूशन। अब मैं आप लोगों को इन्हीं चीजों से बढ़िया बढ़िया बेहतर तरीके से फॉर्मूलाज जो आप लोगों ने आज तक इंटर में अगर आपने याद किए तो मैं आपको बता दूं, आपको भूल जाइए उन सब चीजों को कि आपने याद किए। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे ये फॉर्मूला ड्राफ्ट होते हैं। तो दोस्तों मैं एक एक टर्म आप लोगों के लिए पिक करूंगा। मैं यहां पर बात करूंगा पहले सेल्स के लिए, फिर मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा वेरिएबल कॉस्ट के लिए, फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कंट्रीब्यूशन को, फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा फिक्स्ड कॉस्ट को, और फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा प्रॉफिट को। तो कैसे कैलकुलेट होता है प्रॉफिट वो आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों के लास्ट चैप्टर में। इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार इन सब चीजों के क्या इंपैक्ट होते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में। तो दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, आप सभी समझदार हो, नो डाउट, ऑब्वियस बात है, आप सीएमए फाइनल में अगर आप आ चुके हो तो डेफिनेटली समझदार होंगे ही।
तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहां पर सेल्स लिखता हूं तो ये सेल्स आता कहां से है? ये सेल्स आता कहां से है? मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप तो मेरे लिए सोच लो, आप मेरे लिए सोच लो। लेट्स सपोज से आप लोगों का सीएमए फाइनल की जो भी क्लासेस हैं, उन क्लासेस में अगर मैं मेरी सेल्स निकालूं तो कैसे निकालूंगा? मैं कैसे निकालूंगा? सोच के दिखाओ, दिमाग लगाओ, जोर लगाओ। बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? अरे सिंपल। आप क्या बोलोगे? सर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके यहां पर रजिस्टर्ड हुए और उनसे आपने हर एक स्टूडेंट से क्या फीस चार्ज करी? आप यही बोलोगे, फीस पर स्टूडेंट। अरे भैया, कोई इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला बनता है क्या? कोई इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला बनता है? नो, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं बनता ना। तो इस नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्या बोलते हैं? सर इसको बोलते हैं सेल्स यूनिट। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेल्स यूनिट। और दोस्तों ये जो फीस पर स्टूडेंट है, इसको क्या बोलते हैं? सर सेलिंग प्राइस पर यूनिट। क्या यही बोलते हैं क्या? अगर मैं सेल्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो मेरे लिए क्या है? कितनी यूनिट्स मैंने बेची। क्योंकि यूनिट्स क्या होती है? हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग होती है। लेट्स सपोज से मैंने पेन बेचने का काम चालू किया, तो जो पेन है दैट इज यूनिट फॉर मी। मैंने मोबाइल बेचने का काम चालू किया, मोबाइल इज यूनिट फॉर मी। मैंने माउस बेचने का काम चालू किया, माउस इज यूनिट फॉर मी। और कोई भी चीज, कुछ भी चीज बेच लो जी, ये स्टेपलाइजर है, ये है मेरे पास, स्टेपलर है, स्टेपलर बेचने का काम चालू किया, स्टेपलर इज ए यूनिट फॉर मी। अब कोई पूछे मेरे से, मेरे पास आया कोई सज्जन और सज्जन बोलता है आशुतोष जी आपके लिए ना एक रिश्ता है। अच्छा, मैंने कहा रिश्ता है, लेकिन रिश्ते वालों की बड़ी गजब वाली डिमांड। क्या? उनकी डिमांड ये कि साहब आपका छोरा कितना क्या कमा लेता है वो बताओ। मैंने कहा छोरा कितना कमा लेता है वो उसका पता तो हमको नहीं है, लेकिन हमारा अकाउंट्स वाला क्या है, हमारे अकाउंट्स वाला बंदा बोलता सर लेकिन मैं इनकी कितनी सेल होती है ना वो मैं बता सकता हूं। कैसे? सर देखो इन्होंने इस मंथ में 500 स्टूडेंट्स को क्लासेस दी हैं, एक स्टूडेंट को इन्होंने 5,000 रुपए ये चार्ज करते हैं, तो 500 स्टूडेंट से 5,000 रुपए चार्ज करते हैं एक स्टूडेंट से, तो 5,000 स्टूडेंट 5,000 रुपए 500 स्टूडेंट, सर 25 लाख रुपीस की इनकी सेल है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है दोस्तों, मुझे एक चीज बताओ, क्या इसको सेल्स बोलते हैं? आंसर है यस। अब लड़की के फैमिली से आए, उन्होंने पूछा, हमारा अकाउंटेंट साहब भोला आदमी था, अरे सर क्या हुआ बता देता हूं ना सर, क्या दिक्कत है? बढ़िया बात है सर, आपकी अच्छी खासी सेल जाएगी। अब उनका उद्देश्य क्या था? बेसिकली उनका उद्देश्य था आखिरकार कितना क्या कमा लेता है, कितना क्या कमा लेता है भाई हमारा जो भी हम लड़का देखने आए हैं वो कितना कमा लेता है। अब ये जानने के लिए कैसे करना है? तो हमारे अकाउंटेंट ने कहा साहब देखो मैं इनकी सेल्स कितनी होती है वो मैं बता देता हूं। तो अब क्या हो, मुझे एक चीज बताओ, क्या लड़की वाला इस चीज से संतुष्ट हो जाएगा क्या? सेल कितनी होती है? नो, वो क्या चाहना चाहेगा, अरे भैया कल को पता पड़ा सेल तो 25 लाख होती है लेकिन खर्चे 30 लाख के हैं, तो भाई साहब छोरा तो कर्जे में डूबा हुआ है। तो इसलिए वो क्या चाहेंगे? डेफिनेटली वो चाहेंगे कि साहब इसमें कितने की लागत आई, कितने की लागत आई ये भी तो बताओ। प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर रहे हो तो सेल्स तो बता दी कि हाँ जी एक महीने में इनके 500 स्टूडेंट ने क्लास ली है, हर एक स्टूडेंट जो है वो 5,000 रुपए देता है, तो ऐसा करके टोटल ये सर हमारे जो सर है ना ये 25 लाख रुपए की सेल करते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये सेल लड़की वालों के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? है ना, आपस वाली बात करते हैं ना तो समझ में आता है आसानी से। तो लड़की वालों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि सेल क्या है? नो, सेल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें खर्चा बताओ, क्योंकि सेल कल को पता पड़ा 1 करोड़ की सेल है, 1.25 करोड़ का खर्चा है, भाई साहब छोरा तो कर्जे में डूबा है। तो इसके लिए उन्होंने क्या जाना कि भैया हमारे को यहां पर हर एक चीज जाननी है, कितना प्रॉफिट कमाया, कितनी सारी चीजें हैं। तो अब वो क्या कहेंगे, कॉस्ट कितनी लगी। अब जो सज्जन आए लड़की का रिश्ता लेकर के, वो बेचारे साइंस बैकग्राउंड से, वो जानते नहीं है कॉस्ट क्या है। तो हमारा अकाउंटेंट बड़ा भोला उनको पढ़ाने लग गया, क्योंकि आखिरकार है तो मेरे यहां का अकाउंटेंट ना, तो वो उनको पढ़ाने लग गया। अब उनको पढ़ाने कैसे लग गया? सर देखो जी इनकी कॉस्ट क्या है। उन्होंने तो पूछा कॉस्ट क्या है, तो कह रहे सर रुको, आप कॉस्ट पूछते हो, हम आपको दोनों तरह की कॉस्ट बताएंगे। हमारे अकाउंटेंट ने उनको बोला सर 2 तरह की कॉस्ट होती हैं, एक हमारी कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक कॉस्ट होती है जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा,
अब साइंस वाले का दिमाग चकरा गया, अरे भाई साहब ये क्या होता है, कभी जिंदगी में सुने ही नहीं है ये शब्द। तो उन्होंने कहा सर देखो, वो सारी कॉस्ट जो हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करती है ना, उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। बहुत बढ़िया। और वो सभी कॉस्ट जो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी भी हो उस पर डिपेंड नहीं करती हैं और ओवर द पीरियड फिक्स रहती हैं, कोई चेंज नहीं आता, उसे कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा जी, अब कोई इतनी आसान भाषा में समझाएगा तो साइंस वाले को क्या, आर्ट्स वाले को क्या, किसी को भी समझ में आ जाएगा। तो उनको समझ में आने लगा, अच्छा दो तरह की कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट होती है। तो अब वो उनको इंटरेस्ट आने लगा। उन्होंने कहा यार इंटरेस्टिंग चीज है यार ये तो, मतलब जो लड़का हम देखने आए वो तो, उसका तो अकाउंटेंट ही इतना इंटेलिजेंट है। फिर पता चला कि उन्होंने तो कि भैया आज तो सर ने तो वो लिखा रखा था ना कॉस्टिंग आसान है, तो इस कारण से वो आसान नजर आ रही थी उनको। तो अब हुआ क्या, उन्होंने पूछा अच्छा आपने ये तो बता दिया कि यूनिट्स के हिसाब से चेंज होती है, वो चेंज हो जाती है, लेकिन अब ये बताओ कि ये चेंज होती कैसे कैसे है। तो मुझे एक चीज बताओ, हमारा जो अकाउंटेंट है वो क्या बोलेगा, देखो सर ये जो 500 स्टूडेंट है ना, इन 500 स्टूडेंट को हम सर कुछ खर्चे हैं, जैसे कि सर बुक्स का खर्चा है, हर एक स्टूडेंट को हम बुक देते हैं। तो एक स्टूडेंट आएगा तो एक सेट बुक का जाएगा, दो स्टूडेंट आएंगे दो सेट बुक के जाएंगे, तीन स्टूडेंट आएंगे तीन सेट बुक के जाएंगे। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे उतनी ही ये कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। एग्रीड। तो बुक्स का खर्चा है सर, हमारे जो क्लासेस है ना सर वो एनक्रिप्टेड क्लास होती हैं, एनक्रिप्टेड क्लास होती हैं। दैट मीन्स हमारा जो बच्चा हमारे से क्लास लेता है वो इस क्लास को केवल एक ही कंप्यूटर में चला सकता है, किसी दूसरे को ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग मोबाइल पर ब्लूटूथ से व्हाट्सएप पर क्लास मतलब फोटोज वगैरह शेयर कर देते हैं, वैसे शेयर नहीं कर सकता है। तो उसका भी कुछ खर्चा लगता है सर हमारा। इसके अलावा सर हमारा कुरियर का भी खर्चा हमारा लगता है। तो ऐसा करके कुछ और भी अदर खर्चे होते हैं सर, वो हमारे स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। दैट मीन्स हर एक स्टूडेंट के ऊपर मोटा मोटी हम बात कर लेते हैं सर, हमारा 2500 रुपीज का खर्चा होता है। 2500 पर स्टूडेंट खर्चा होता है। अब उन्होंने कहा 2500 पर स्टूडेंट होता है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बताओ। ये हमारे जो हमारे साहब जिनके लिए हम रिश्ता लेके आए उनके बुक का खर्चा, एनक्रिप्शन का खर्चा, कुरियर का खर्चा, ये सारा मिला के आपने कहा एक स्टूडेंट पे 2500 लगता है। हमको तो टोटल पता करना है ताकि हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें, आखिरकार ये कमा क्या रहे हैं। तो ये पता लगाने के लिए उन्होंने क्या कहा, साहब हमें तो इसका टोटल वेरिएबल कॉस्ट दो। ध्यान से सुनते जाइएगा, ये जो स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूं मैं इसको पूरा कनेक्ट कर दूंगा आप लोगों के मार्जिनल कॉस्टिंग से। तो उन्होंने कहा 2500 रुपए पर स्टूडेंट का खर्चा है, 2500 रुपए पर स्टूडेंट का खर्चा है। कितने स्टूडेंट थे, 500 स्टूडेंट थे। यस सर। तो 2500 को अगर आप, क्योंकि एक स्टूडेंट के 2500 तो 500 स्टूडेंट्स के मल्टीप्लाई 500, इसको लगाओगे आप तो टोटल आपके पास आ जाएगा 12.5 लाख। 12.5 लाख ये आ गई जी कॉस्ट। इस कॉस्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों, इस कॉस्ट को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अभी तक सुनते जाइएगा बस, इस कॉस्ट को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। सामने वाला थोड़ा आदमी जो है वो खुश होने लग गया, यार हमारे तो, हम तो जिसके लिए रिश्ता लेके आए हैं आशुतोष जी के लिए, वो तो 25 लाख रुपए की सेल करते हैं, 12.5 लाख का खर्चा है, तो मतलब पूरा मोटा मोटी 12.5 लाख रुपए की सेविंग हो जाती है। हमारा अकाउंटेंट है ना, वो क्या बोलता है, अरे सर अभी अभी आपको बोला था ना, आप लोगों के साथ यही समस्या होती है। हमारे कॉमर्स के कॉन्सेप्ट है ना, आपको थोड़े धीरे धीरे समझ में आते हैं, आपको समझ में नहीं आते। अभी अभी मैंने आपको बोला था हमारे पास दो तरह की कॉस्ट होती हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट, एक फिक्स्ड कॉस्ट। सर अभी तो आपको केवल वेरिएबल खर्चे बताए हैं, फिक्स्ड खर्चे भी तो हैं। अरे साहब अब ये क्या है, मतलब ये जो छोरा है, ये जो आशुतोष करके जो लड़का है, ये लड़का 12.5 लाख रुपए नहीं कमा रहा महीने का। ना ना सर इतने नहीं कमाता, दिखता ही है। कैसे सर, इनके खर्चे बहुत ज्यादा है। अब कौन से खर्चे रह गए, तुमने सारे खर्चे ले तो लिए, बुक्स का खर्चा भी ले लिया, एनक्रिप्शन का भी ले लिया, कुरियर का भी ले लिया, अब कौन से खर्चे रह गए। सर ये जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं ना, ये ज्ञान देने वाला जो मैं अकाउंटेंट हूं, ये भी सैलरी लेता हूं मैं। तो मेरी यहां पर सैलरी लगती है सर, अकाउंटेंट की सैलरी। मेरी क्या लगती है, अकाउंटेंट की सैलरी लगती है। अकाउंटेंट की सैलरी है सर, यहां पर ये जिस ऑफिस के अंदर बैठे हैं ना सर, वहां का रेंट भी लगता है।
ओके सर, ये जो यहां पर बैठे हैं अदर स्टाफ भी यहां पर बैठा है, तो अदर स्टाफ की भी सैलरी और भी है सर। ओके, इसके बाद में सर यहां पे बिजली का बिल भी आता है, इलेक्ट्रिसिटी। ओके दोस्तों, मैं आपको बताऊं, इंटर में कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछ लेते हैं सर इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा सर फिक्स्ड कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा फिक्स्ड कैसे हो सकता है सर? इस साल अगर आपने इतना कंज्यूम किया तो इतना आएगा, अगले साल कम कंज्यूम किया तो कम आएगा, ज्यादा कंज्यूम किया ज्यादा आएगा। तो सर ये तो फ्लक्चुएट होता जा रहा है ना। मैंने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट के कारण हो रहा है क्या? नो। जब आप लोगों का कोई भी खर्चा अगर आप लोगों के जो आपकी प्रोडक्शन यूनिट्स है ना, उनके कारण से लग रहा है, दैट विल बी योर वेरिएबल कॉस्ट। अब मुझे बताओ, क्या बिजली का जो खर्चा है क्या ये वेरिएबल है? क्योंकि यहां पर ऑफिस में जितने भी खर्चे लग रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो आपका वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपके पर्टिकुलर यूनिट से नहीं लिंक होता है। ऐसा थोड़ी है आज इस महीने 100 स्टूडेंट पढ़ा है तो इसलिए इतना बिल आ रहा है, 200 बच्चे पढ़ाऊंगा तो इतना बिल आएगा, ऐसा है क्या? नो सर, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है, तो फिर क्या करना है? तो सर ये आ जाएंगे आपके फिक्स्ड खर्चे। तो अगर देखो हमको इतना तो समझ में नहीं आ रहा, आप इतना मत पढ़ाओ हमको तो सीधा सीधा ही बताओ कि मोटा मोटी इनके फिक्स्ड का खर्चे कितने हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा सर इनके मोटा मोटी फिक्स्ड खर्चे हैं सर 7,50,000 रुपए महीने के। 7,50,000 रुपए महीने के खर्चे हैं। तो इसका मतलब अब वो लड़की वाले क्या सोचेंगे कि छोरा जो है वो सेल कर रहा है 25 लाख की, इसमें से इनकी एक कॉस्ट तो अकाउंटेंट बोलता है वेरिएबल होती है, जो कि उसने बताया 12.5 लाख रुपए है। एक कॉस्ट है इनकी फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि इन्होंने बताई 7.5 लाख, मतलब 750,000 बोलूं या 7.5 लाख बोलूं, एक ही बात है। तो एक कॉस्ट बोली इन्होंने ये। तो इसका मतलब सर अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये तो चाहे साइंस का बंदा हो, चाहे आर्ट्स का बंदा हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे कम पढ़ा लिखा भी होगा ना, तो वो भी बता सकता है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है 12.5 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट है 7.5 लाख। इसका मतलब टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 20 लाख। तो 25 लाख रुपए की सेल कर रहा हूं, 20 लाख की मेरी कॉस्ट आ रही है। तो हर कोई समझदार आदमी बता सकता है कि सर इसका जो प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट है सर 5 लाख रुपीस का। मतलब कि अब क्या लड़की वालों के लिए कौन सा फिगर इंपॉर्टेंट है? यही प्यार का कलर आपका रेड। तो रेड कलर उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, और वो क्या है? प्रॉफिट। वो क्या है दोस्तों? प्रॉफिट। तो मुझे ये बताओ, क्या ये आपको समझ में आया कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? सर ये तो पहले से ही आता था। मैंने कहा आप लोगों को पहले से आता था, मुझे भी पता है, लेकिन अब मैं इसको लिंक करूंगा हर एक चीज से। लड़की वाला है, रिस्क लेकर के चलता है, भैया छोरा चाहिए तो सरकारी नौकरी वाला, कम से कम सैलरी बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी। अब लेकिन ये तो आदमी रह गया धंधे वाला, आज तो सलाटा तो रह गया धंधे वाला। अब इसका तो धंधे का तो कुछ नहीं कह सकते, कब अप हो जाएगा, कब डाउन हो जाएगा, कब क्या होगा। तो उन्होंने अकाउंटेंट से पूछा, अकाउंटेंट भैया एक बार इधर आओ, क्या इनका प्रॉफिट हमेशा यही रहेगा? तो क्या बोलेगा, सर अब इसकी तो मैं भी क्या गारंटी दूं, सर कल को बच्चे कम हो जाएं या बच्चे ज्यादा हो जाएं, कुछ भी हो सकता है। तो सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है सर प्रॉफिट। अच्छा, सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो हाँ सर। तो अब मुझे एक चीज बताओ, सेल्स कैसे कैलकुलेट होती है? सर सेल्स कैलकुलेट होती है आपकी सेल्स यूनिट से, मल्टीप्लाई होता है आपका सेलिंग प्राइस से। अब मुझे एक चीज बताइएगा ध्यान से सोच समझ के, प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंटली मेरी सेल्स यूनिट कितनी है? सर प्रेजेंटली आपकी सेल्स यूनिट है 500 स्टूडेंट। एक स्टूडेंट से आप चार्ज कर लेते हो 5,000 रुपीज। तो सर ऐसा करके आप लोगों के पास 25 लाख रुपीज की सेल हो जाती है। एग्रीड? लड़की के फादर थे, अब ऑब्वियस ही बात है अपनी घर की इतनी बड़ी असेट किसी को देना तो बिना जांच परख के तो दे नहीं सकते, हर एक रिस्क फैक्टर सोच के चलेंगे। उन्होंने कहा कि यार क्या कंफर्मेशन है, क्या एश्योरेंस है कि ये 25 लाख ही होगी? ऐसा भी तो हो सकता है ये 500 की जगह बच्चे 400 ही हो जाएं। तो 500 की जगह अगर बच्चे 400 हो गए और 5,000 रुपए आप चार्ज करोगे, तो ये सेल्स जो है ये तो 25 लाख की जगह केवल 20 लाख ही रह जाएगी। अब हैंड टू हैंड अकाउंटेंट जो है वो मेरा अकाउंटेंट था,
तो अब वो क्या बोला, सर आप ये गलती क्यों सोचते हो, ऐसा भी तो हो सकता है 500 की जगह हमारे सर अगले साल 600 बच्चे पढ़ाने लग जाए, तो 600 पढ़ाने लग जाएंगे तो सर यही 20 लाख की जगह 30 लाख हो जाएगी। हमारा अकाउंटेंट मेरे लिए पॉजिटिव देता जा रहा है कि ताकि कैसे भी कर करा के आज तो सर की शादी हो जाए, है ना। तो ऐसा करके अकाउंटेंट ने क्या बोला, सर 600 स्टूडेंट भी तो हो सकते हैं। तो कहा हाँ यार ये बात तो सही है कि इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। इस पॉइंट से आप लोगों को क्या समझ में आया, इस पॉइंट से यह समझ में आता है कि सर पॉइंट नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा, मैंने इस एग्जांपल से एक पॉइंट निकाल लिया है। क्या इसका मतलब यह है, सेल्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड। आपको किसी को कुछ नहीं लिखना है, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक किसी को कुछ नहीं लिखना है। सेल्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड बाय, कैसे हो सकता है, पॉइंट नंबर ए, विद द चेंज इन यूनिट्स। ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया इसको बोलते हैं डेल्टा साइन, जो डिनोट करता है चेंज को। तो चेंज इन यूनिट्स, इसका मतलब यूनिट चेंज से सेल्स वैल्यू चेंज होती है। अब इसका मतलब ये हुआ 500 की जगह 400 बच्चा होगा तो भी सेल वैल्यू चेंज होगी, 500 की जगह 600 होगा तो भी जो है वैल्यू चेंज होगी। एग्रीड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब लड़की के फादर हैं, उन्होंने दूसरा ऑप्शन, वो अब क्या वो कैसे भी कर करा करके हर एक चीज सोच के जाएंगे ना वो, तो उन्होंने कहा मान लिया जी अगले साल आपके पास 500 बच्चे होंगे, हमने मान लिया आप अगले साल भी 500 के 500 पढ़ा लोगे, लेकिन क्या अश्योरेंस है कि आपकी ये जो प्राइस है ये 5000 रहेगी। ये ऐसा भी तो हो सकता है आपकी प्राइस 4000 ही हो जाए। अब 4000 ही हो जाएगी तो आपकी तो सेल अगले साल 20 लाख ही रह जाएगी। हमारा अकाउंटेंट भी हैंड टू हैंड बोल देता है, सर आप ये बता दो कि हमारे सर के इतने अच्छे फीडबैक हैं, इतने सारे रिजल्ट्स हैं, तो 5000 की जगह 4000 क्यों होगी प्राइस। 5000 की जगह सर 6000 भी तो हो सकती है, बढ़ भी तो सकती है। तो बढ़ जाएगी तो 500 स्टूडेंट पर 6000 के हिसाब से, 500 स्टूडेंट पर 6000 के हिसाब से सर ये 30 लाख भी तो हो सकता है। अब भाई साहब वो समझ गया कि यार अकाउंटेंट खिलाड़ी आदमी है, ये तो हर चीज का पॉजिटिव जवाब दिया जा रहा है। तो इसका मतलब इस पॉइंट से क्या समझ में आया, इस पॉइंट से ये समझ में आया सर सेल्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड बाय द चेंज इन सेलिंग प्राइस। जो सेल्स वैल्यू है वो सेल वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है चेंज इन सेलिंग प्राइस से भी। अब लड़की के फादर तो इस पॉइंट पर तो एग्री हो गए, सेल्स को लेकर के तो लड़की के फादर जो है वो एग्री हो गए कि यार बात तो सही बोल रहा है यार, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस जगह तो वो एग्री हो गए, उनको बड़ा अच्छे से समझा दिया हमारे अकाउंटेंट ने। अब इसके अच्छे से समझा दिया तो उसके बाद हमारा अकाउंटेंट बोलता सर आपने एक पॉइंट मिस कर दिया, वो पॉइंट भी मैं आपको समझा देता हूं और उसका डाउट मैं रिजॉल्व कर देता हूं, क्योंकि आज तो सर ने हमको बहुत अच्छे से डीपली समझा रखा है हर चीज। तो सर मैं आपको एक चीज और बता दूं, ऐसा भी हो सकता है कि सेल्स यूनिट 500 की जगह 600 हो जाए और हम 5000 की जगह 6000 रुपए में बेचने लग जाएं, तो सर ये सेल्स 36 लाख भी हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ सर, सेम टाइम पर हम हमारी यूनिट्स को भी इंक्रीज कर दें और सेलिंग प्राइस को भी इंक्रीज कर दें। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं सेल्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड विथ साइमल्टेनियस चेंज इन यूनिट्स एंड प्राइस, तो सेलिंग प्राइस और यूनिट इन दोनों का जब साइमल्टेनियसली भी चेंज होगा ना तो भी चेंज हो सकती है। और दोस्तों यही क्रक्स मेरे को निकालना था सेल्स वाले पॉइंट से। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं मैं, आपकी जो सेल्स है ना, वो आप लोगों की सेल्स जो है वो आप लोगों की चेंज कब होगी, केवल और केवल एक ही स्थिति में आप लोगों की सेल्स चेंज होगी, और वो ये जब आप आइदर या तो यूनिट में कोई चेंज हो या आपकी सेलिंग प्राइस में कोई चेंज हो या इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन हो। इसके अलावा कोई भी फोर्थ रीजन नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई सा भी फोर्थ रीजन नहीं हो सकता जिसके कारण से सेल्स में किसी भी तरह का कोई भी चेंज पॉसिबल हो पाए। आई होप ये क्लियर है। अब बच्चा बोलता है सर आप इसको पोस्टमार्टम बोलते हो, तो बहुत आसान चीज थी, तो हमको पता है। दोस्तों ये आसान लगती है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपैक्ट करेगी जब मैं आप लोगों को इन सब चीजों को क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट करके आपको समझाऊंगा।
क्योंकि इनका बहुत तगड़ा इंपैक्ट आता है। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। शक्तिमान देखा है ना बचपन में? नहीं देखा कोई बात नहीं भैया, 90s किड हो तो आपने देखा होगा। अगर 90s की किड नहीं हो, आप 2000 के बाद में हो, तो भैया फिर तो आप लोगों ने मिस कर दिया शक्तिमान को। हमने तो खूब देखा है। तो शक्तिमान के अंदर ना बड़ा ही गजब मोटिवेशनल जो है आखिरी में 1-2 मिनट का आता था, और उसमें लिखा होता था छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो उसी में से एक है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं ये। और दोस्तों यहां पर ये है आपका सेल्स इस तरीके से चेंज होता है। अब लड़की के फादर थे ना, ऐसे थोड़ी मानेंगे। वो बोले कि चलो हम आपकी बात मान लेते हैं। आपने कहा 500 बच्चा आप बेचते हो, 5,000 रुपए आप चार्ज करते हो, 25 लाख रुपए आप सेल कर रहे हो। एग्री। उन्होंने कहा ये लेकिन जो कॉस्ट है, कल को ये कॉस्ट बढ़ जाए तो मैंने अगेन उनको कहा सर देखो कॉस्ट आपको बताई थी ना अभी 2 तरह की होती है, उसमें से सर पहले वाले तरीके पर मैं आपको सेटिस्फाई करता हूं कि कैसे बढ़ती है। देखो सर अगर 500 सेल है तो ये तो डेफिनेटली 500 ही होगा, ये तो डेफिनेटली 500 होगा, क्योंकि अगर आपने सेल 500 ही किया तो 500 ही होगा। और यहां पर बात करते हैं पर यूनिट की, तो सर जो 2500 थे ना, वो उन्होंने कहा कि सर अगर वो 3000 हो गए तो, मैं कहा सर 3000 हो जाएंगे तो क्या होगा, 15 लाख रुपए की कॉस्ट हो जाएगी, और क्या होगा। फिर मैंने लेकिन ना मेरे अकाउंटेंट ने ये भी बोला सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 2000 की जगह 2500 की जगह 2000 हो जाए, तो सर ऐसे केस में ये 10 लाख भी तो हो सकता है। बिल्कुल सही है। बच्चा बोलता सर इसका मतलब केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के चेंज के कारण ही क्या वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है? आंसर है नो। आपका अगेन ये यूनिट फैक्टर भी एप्लीकेबल होता है। क्यों? यूनिट में चेंज होंगी तो ये 500 की जगह 600 यूनिट भी हो सकता है, 400 यूनिट भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो प्रोपोर्शनेटली चेंज होता रहेगा आपके सेल्स के हिसाब से भी, क्योंकि इसकी जो यूनिट्स है वो वेरिएबल कॉस्ट पर एग्जैक्टली वही इंप्लीकेशन आती है जो सेल्स की है। तो अगेन में अगर मैं बात करूं तो सेल्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड बाय द चेंज ऑफ यूनिट, बाय द चेंज इन सेलिंग प्राइस और साइमल्टेनियस चेंज। गॉट इट? क्या मैं इस जगह ऐसा भी लिख दूं, सेल्स वैल्यू हो चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो, दिस कैन बी चेंज विद द चेंज इन यूनिट्स, विद द चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड विद द चेंज इन, ये लीजिए साइमल्टेनियस दोनों का। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि चाहे सेल्स हो चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो, तो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों के अंदर किसी भी तरह का जो चेंज है ना, वो आपका चेंज जो है, ध्यान से सुनिएगा, 2 ही रीजन से होता है, चेंज इन यूनिट्स और चेंज इन पर यूनिट कॉस्ट। चाहे पर यूनिट कॉस्ट हो चाहे पर यूनिट आपका सेलिंग प्राइस हो। सेल्स में चेंज होगा तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आई होप यू ऑल गेट इट। मेरे हिसाब से इस पॉइंट पर कोई दिक्कत नहीं है। गॉट, बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ गया। तो इससे आपको समझ में आता है सेल्स कैसे कैलकुलेट होता है और उसमें सेल्स में कैसे चेंज पॉसिबल है, वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और वेरिएबल कॉस्ट में चेंज कैसे पॉसिबल है, ये आपने हमें बता दिया। अब दोस्तों इसको यहां पर जब हम लेस कर देते हैं तो दोस्तों एक अमाउंट आता है, उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। और दोस्तों जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कंट्रीब्यूशन मतलब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने वाला। और दोस्तों ये कंट्रीब्यूट कर कहां रहा है? ये कंट्रीब्यूट कर रहा है 2 चीजों के लिए। ये कंट्रीब्यूट कर रहा है 2 चीजों के लिए। एक, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करके प्रॉफिट निकालने के लिए। तो जो कंट्रीब्यूशन है ना, जो फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करके प्रॉफिट निकालने के लिए कंट्रीब्यूट करता है। क्लियर है? आगे चलिए। अब इसका मतलब मुझे एक चीज बताओ, आपने लिख दिया सर, ध्यान से सुनिएगा, आपने यहां लिखा सेल्स, सेल्स अगेन यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट अगेन यही यूनिट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब मेरा पॉइंट यह है दोस्तों, इसके बाद आता है आपका कंट्रीब्यूशन। दोस्तों क्या ये कंट्रीब्यूशन, मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस होता है तो कंट्रीब्यूशन आता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस होता है तो कंट्रीब्यूशन आता है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं?
आंसर है यस। तो इसका मतलब दोस्तों क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सेल्स माइनस होता है वेरिएबल कॉस्ट तो आता है मेरा कंट्रीब्यूशन। समझते हुए चलिएगा, फॉर्मूला ड्राफ्टिंग समझते हुए चलिएगा, मैं एक एक फॉर्मूला बताते हुए चल रहा हूं। अब सेल्स कैसे कैलकुलेट होती है? सेल्स यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये सेल्स हो गई। वेरिएबल कॉस्ट कैसे होती है सर? सेल यूनिट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और ये दोनों के बीच में माइनस का साइन। क्या ये फॉर्मूला बन गया? क्या आंसर है यस सर, बन गया। मुझे एक चीज बताओ, यहां पर भी सेल यूनिट है, यहां पर भी सेल यूनिट है, क्या सेल यूनिट को मैं कॉमन ले सकता हूं? क्या मैं सेल यूनिट को कॉमन ले सकता हूं? आंसर है यस सर। तो सेल्स यूनिट को मैं लेता हूं कॉमन, और सेल यूनिट को कॉमन लूंगा तो क्या होगा सर? ये यहां पर बच जाएगा 1, क्योंकि सेल्स यूनिट कॉमन लेते ही ये 1 बच गया, और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा सर सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, और यहां पर सर अगेन यहां पर भी क्या बच जाएगा? सेल्स यूनिट कॉमन ले लिया तो सर 1 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब आपको तो पता ही है, किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, तो फिर 1 क्या को रखते हो सर? हटा दो 1 को हटा दो सर, ये लो 1 को हटा दिया, तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बच गया? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेल्स यूनिट। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर सेल्स यूनिट आपका ये है, अब इस सेल्स यूनिट में से आप लोगों का ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एंड इसमें आपने माइनस कर दिया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला बनने के बाद अब आप देखिएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट और उसमें से माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या बोला दोस्तों? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए मुझे क्या करना है? सेल्स यूनिट को मल्टीप्लाई कर देना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ। तो सेल्स यूनिट को मल्टीप्लाई कर देता हूं अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। अब मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से सोच समझ के, मतलब कि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली अगर मैं ऊपर की सारी कैलकुलेशन जो मैंने आपको समझाई, अगर मैं उसको रब कर दूं और रब करके मैं केवल ये वाला पोर्शन लिख दूं, तो कोई गलत होगा क्या? तो कोई चीज गलत होगी? नो। तो इसका मतलब मुझे एक चीज समझ में आ गई, सर आपका जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो दो चीजों से इफेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब कि आपने सेल्स किया तो सेल्स के अंदर दो चीजें इफेक्ट करती हैं, यूनिट एंड सेलिंग प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट में बात करते हैं तो वहां पर भी दो चीजें इफेक्ट करती हैं, सेल्स यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। लेकिन जब आप कंट्रीब्यूशन की बात करते हो दोस्तों, तो वहां पर तीन चीजें इफेक्ट करती हैं। पॉइंट नंबर 1 सेल्स यूनिट, पॉइंट नंबर 2 सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एंड पॉइंट नंबर 3 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सर ये क्या बताए जा रहे हो? दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, इसलिए क्योंकि अगर आपने इन सब चीजों को समझाना, जब हम लोग इसके अंदर डीप में जाते हैं तो हमको समझ में आता है कि आखिरकार ये क्या क्या चीजें इंपैक्ट डालती हैं जब हम लोग वो चीज कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो दोस्तों मुझे यहां पर तीन चीजें समझ में आ गई। देखो, आप लोगों का जो मार्जिनल कॉस्टिंग से इनकम स्टेटमेंट है उसमें सेल्स आता है, सेल्स में से आपने वेरिएबल कॉस्ट लेस किया तो कंट्रीब्यूशन आता है। अब दोस्तों यहां तक की जर्नी मैंने आपको बता दी है, और दोस्तों यहां तक की जर्नी में मैं आपको बता दूं सेल्स कैसे चेंज होगा। आइदर या तो सेल्स यूनिट में चेंज हो या आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट में चेंज हो। बात करूंगा वेरिएबल कॉस्ट की, तो वेरिएबल कॉस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होगा जब सेल्स यूनिट में चेंज हो या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज हो। इन दोनों में हो सकता है इनका कॉम्बिनेशन भी हो, दैट इज ऑल्सो गुड, दैट इज ऑल्सो कंसिडरेबल, ठीक है। लेकिन बात करता हूं कंट्रीब्यूशन की, तो दोस्तों कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट होता है सेल्स यूनिट मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से,
और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट itself depend on two factors. Contribution per unit itself depend on two factors, which is selling price and variable cost. So if contribution per unit is itself depends on two factor, तो फिर मेरे लिए तो तीन फैक्टर से चेंज आया ना. पॉइंट नंबर 1 सेल्स यूनिट में चेंज, पॉइंट नंबर 2 सेलिंग प्राइस में चेंज, एंड द पॉइंट नंबर 3 वेरिएबल कॉस्ट में चेंज. तो इन शॉर्ट मैं क्या कह सकता हूं आपको, इन शॉर्ट मैं आपको कह सकता हूं कि कंट्रीब्यूशन विल चेंज इफ देयर इज एनी चेंज इन सेल्स यूनिट, इफ देयर इज एनी चेंज इन सेलिंग प्राइस, इफ देयर इज एनी चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा. मैंने क्या बोला, मैंने बोला कंट्रीब्यूशन विल चेंज इफ देयर इज एनी चेंज इन सेल्स यूनिट्स, इफ देयर इज एनी चेंज इन सेलिंग प्राइस, इफ देयर इज एनी चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री फैक्टर्स. मतलब कि इन तीन फैक्टर के अलावा कोई भी चौथा फैक्टर हो, आपका चेंज नहीं होगा कंट्रीब्यूशन. अब देखो, बच्चा दिमाग लगाता है, नहीं सर फिक्स कॉस्ट में चेंज होने से चेंज हो जाता है. मैंने कहा अभी प्रूव करता हूं, वो भी अभी वो चीज भी प्रूव कर दूंगा मैं आपको. ठीक है, ध्यान से सुनते चलिएगा, होले होले चलेंगे. मैंने आपको क्या बोला, मेरे को 41 मिनट्स हो गए हैं, मैं आपको होले होले लेकर के चलूंगा, लेकिन मैं आपको पूरा ये पोस्टमार्टम करके दे के रखूंगा आप लोगों के लिए. ये क्लियर है? आगे चलिए. यहां तक का काम डन है, यहां तक का काम हो गया जी डन, कि कौन सी चीज किसके फैक्टर के ऊपर एप्लीकेबल है, कौन सी चीज कैसे कैलकुलेट होती है, ये हो गई काम. अब कंट्रीब्यूशन के बाद में आपको पता है चेंज होता है फिक्स कॉस्ट. अब फिक्स कॉस्ट क्या सेलिंग यूनिट से डिपेंड करता है? नो. क्या फिक्स कॉस्ट कोई पर यूनिट पे डिपेंड करता है? नो. तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट डिपेंड किस पे करता है? सर फिक्स कॉस्ट जो है वो चेंज होता है केवल ड्यू टू द नेगोशिएशन ओनली. चेंज होता है केवल जस्ट ड्यू टू द नेगोशिएशन. अब नेगोशिएशन कैसे हो सकता है? आपका सैलरी के लिए आपका जो एम्प्लॉय है उससे, आपने अगर रेंट दिया है तो आपके लैंडलॉर्ड से. अब बच्चा बोल देता है कई बार, सर इलेक्ट्रिसिटी में काहे का, तो इलेक्ट्रिसिटी में कंजम्पशन का. तो इसका मतलब कहीं भी यूनिट, सेल्स यूनिट का इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं करता है. फिक्स कॉस्ट जो है वो चेंज होता है पीरियड टू पीरियड. पीरियड टू पीरियड का मतलब हो गया रेंट इस साल ये था, अगले साल ये होगा, इस महीने ये था, अगले महीने ये होगा, एंड सो ऑन. तो फिक्स कॉस्ट कोई चेंज नहीं होगा, और उसको लेस कर देंगे तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट. हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट. अब मुझे एक चीज बताओ, सपोज से मेरी सेल्स जो है वो है 100 करोड़ की, मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आई लेट्स सपोज से 40 करोड़. अब सोच के बताइए, आपकी 100 करोड़ की सेल्स है, 40 करोड़ की वेरिएबल कॉस्ट है, तो क्या 60 करोड़ का कंट्रीब्यूशन आएगा क्या? आंसर है यस सर, 60 करोड़ का कंट्रीब्यूशन आएगा. अब दोस्तों 60 करोड़ का कंट्रीब्यूशन आया. अब मुझे एक चीज बताओ, सपोज से फिक्स कॉस्ट जो है वो मेरी फिक्स कॉस्ट आती है 30 करोड़, फिक्स कॉस्ट आती है 30 करोड़. तो ऑब्वियस सी बात है सर, 60 में से 30 लेस करोगे तो कितना बचेगा सर? 30. प्रॉफिट आ गया 30 करोड़. अब मुझे एक चीज आप लोगों से पूछनी है कि कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट हुआ? सर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट हुआ, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. सेल्स में से जब मैं वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देता हूं तो मेरे पास आता है कंट्रीब्यूशन. मैं कहता हूं कि केवल क्या एक ही फॉर्मूला है? क्या केवल ये एक फॉर्मूला है? आंसर है नो. मैंने कहा ध्यान से सुनो, 100 में से 40 लेस किया, मान गए, मैं आपकी बात मान गया, 100 में से 40 लेस किया तो मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन है वो निकल के आ गया 60 करोड़. लेकिन मुझे एक चीज बताओ, इस 30 और इस 30 को दोनों को अगर आप टोटल करते हो तो ये भी तो 60 होता है, ये भी तो 60 होता है. तो इसका मतलब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा बनता है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. अब बच्चा मेरे से जिद जाता है इस पॉइंट पर, सर आपने कहा था कि जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो चेंज केवल 3 ही कारणों से होता है. आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 3 कारणों से चेंज होता है, या तो यूनिट, या फिर आपकी सेलिंग प्राइस, या आपकी वेरिएबल कॉस्ट. सर अब इस फॉर्मूले के हिसाब से तो देखो सर, आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 30 करोड़. प्रॉफिट कितना है? 30 करोड़. सर ये हो गया 60 करोड़. बच्चा मुझे हैंड टू हैंड बोल देता है, सर
अगर मेरी फिक्स कॉस्ट 30 की जगह 40 हो गई तो सर ये तो 70 हो जाएगा ना, ये तो 70 हो जाएगा। लेकिन समझदार बच्चा ऑलरेडी जवाब उसके पास आ चुका है। कैसे दोस्तों, आपका कंट्रीब्यूशन, आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो कभी भी फिक्स कॉस्ट के चेंज से या प्रॉफिट के चेंज से चेंज नहीं होता है, वो उनके कारण से कभी चेंज नहीं होता है। सर कैसे प्रूव करके बताओ? मैंने कहा अगर इसी एग्जांपल के अंदर मेरी फिक्स कॉस्ट 30 की जगह अगर 40 होती दोस्तों, तो जो मेरा प्रॉफिट है ना वो 30 की जगह 20 ही रह जाता, वो 30 की जगह 20 ही रह जाता। और अब आप इन दोनों को टोटल करके देख लो, 40 + 20 = 60, 40 + 20 = 60। मैं कहता हूं अगर आप इस 40 को 60 भी कर दोगे ना तो भी वही आएगा 60। अगर ये 60 हो गया तो प्रॉफिट कितना होगा? 0। तो 60 + 0 60। अरे मैं कह रहा हूं 60 छोड़ो, आप 80 ले लो। अब 80 लोगे तो क्या आएगा? सर 80 लेंगे, 60 का तो कंट्रीब्यूशन था, 80 की कॉस्ट, तो सर 20 लाख का लॉस हो गया। तो सर अब ये तो 100 हो जाएगा। मैंने कहा ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर 80 है और ये माइनस का 20 है, तो 80 और माइनस का 20 दोनों को मिलाते हैं तो होता है 60। तो इसका मतलब आपको कतई इस चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज है तो उसका इंपैक्ट प्रॉफिट पर आ सकता है, उसका इंपैक्ट प्रॉफिट पर आ सकता है, लेकिन उसका इंपैक्ट कंट्रीब्यूशन पर तो नहीं आएगा। गॉट इट? आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। मैं कह रहा हूं ना, मतलब बिल्कुल गोता लगाते हुए निकाल के लेकर जाऊंगा आपको हर एक पॉइंट पर से। इसका मतलब यह हो गया दोस्तों कि सेल्स जो है वो चेंज होती है, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। सेल्स जो है वो चेंज होती है, किससे चेंज होती है सर? सर किससे चेंज होती है? मैंने कहा सेल्स चेंज होती है अगर आपने चेंज किया किसी भी यूनिट में, किसी भी चेंज किया किसी भी सेलिंग प्राइस में, तो होती है सेल्स चेंज। आपकी वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है अगर आपने किसी भी तरह का यूनिट्स में चेंज किया, किसी भी तरह का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज किया। तो कंट्रीब्यूशन चेंज होता है 3 कारणों से, यूनिट्स, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट। गॉट इट? यस सर। फिक्स कॉस्ट चेंज होता है आपके टाइम टू टाइम पीरियड के हिसाब से। बात करते हैं प्रॉफिट का आखिरी पॉइंट। मुझे यह बताओ कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? सर बड़ा सिंपल है सर। प्रॉफिट का मतलब होता है सर सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। तो सर इसका मतलब सेल्स में कोई चेंज हो तो चेंज होगा, टोटल कॉस्ट में कोई चेंज हो तो चेंज होगा। तो सर इसका मतलब 2 ही कारणों पर डिपेंड करता है। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। अब ध्यान से सुनिएगा, 2 ही कारण नहीं है। समझदार बच्चे जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझ गए होंगे, जो समझदार बच्चे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझ गए होंगे। कैसे? क्योंकि सर सेल्स खुद अपने आप में 2 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है सर। सेल्स खुद अपने आप में 2 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट मीन्स यूनिट्स एज वेल एज सेलिंग प्राइस। तो सेल्स अपने आप में खुद ही 2 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रॉफिट है वो भी इससे इफेक्ट करेगा। बात कर लेते हैं टोटल कॉस्ट की। सर टोटल कॉस्ट तो खुद ही अपने आप में 2 टाइप की होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट, एक फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसका मतलब आपका यूनिट में, सेल्स यूनिट में कोई चेंज होगा तो चेंज होगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में कोई चेंज होगा तो चेंज होगा। अब आप बच्चे बोलेंगे सर वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज होगा तो चेंज होगा, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज होगा तो चेंज होगा। सर 4 कारणों से प्रॉफिट चेंज हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। मैं कहता हूं मैं इसको भी ब्रॉडली क्लासिफाई करता हूं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट खुद अपने आप में 2 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, एक तो सेल्स यूनिट्स और एक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो इसका मतलब क्या है, यूनिट्स के चेंज को मैं ऑलरेडी कंसीडर कर चुका हूं यहां पर। तो क्या मैं इस कारण को बार बार लिखूंगा क्या कि हां जी यूनिट्स में चेंज, यूनिट्स में चेंज 2 बार लिखूंगा क्या? नो, 1 बार। तो ये तो मेरा पहले रीजन का ही पार्ट हुआ। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज हुआ, ये मेरे लिए जो तीसरा रीजन था, उस तीसरे रीजन को मैंने यहां पर ये 3A लिखा था, ये 3B लिखा। तो जो 3A रीजन है वो तो मैंने 1 में कंसीडर कर लिया। तो इसका मतलब मेरा पॉइंट नंबर 1, अगर कोई सेल्स यूनिट में कोई चेंज होगा
तो प्रॉफिट चेंज हो सकता है। दूसरा, अगर किसी भी तरह की सेलिंग प्राइस पर यूनिट में कोई चेंज होगा तो चेंज हो सकता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अगर कोई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज होगा तो चेंज हो सकता है। एंड फोर्थ पॉइंट, अगर फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज होता है तो प्रॉफिट चेंज हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, फिक्स कॉस्ट के चेंज से कंट्रीब्यूशन चेंज नहीं होता है, लेकिन फिक्स कॉस्ट के चेंज से प्रॉफिट चेंज होता है। फिक्स कॉस्ट के चेंज से कंट्रीब्यूशन चेंज नहीं होता है, प्रॉफिट चेंज होता है। आई होप आप लोगों को यह पूरी बात पता चल गई होगी। उम्मीद करता हूं यहां तक की पूरी बात आपको पता चल गई होगी, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, क्लियर है। तो क्या मैं इस पूरे डिस्कशन को समराइज कर दूं क्या? अगर आप अलाउ कर दो मेरे को, तो मैं इस पूरे डिस्कशन को, जिसको मुझे करते हुए 50 मिनट का समय हो चुका है, इसको समराइज कर दूं क्या? अब आपको लगेगा सर ये क्या इतना टाइम खराब कर दिया, मतलब इतनी सी तो कोई बात ही नहीं थी सर जिसके ऊपर आपने इतना टाइम खराब कर दिया है। ध्यान से सुनेंगे, अब मैं इसको सम अप कर रहा हूं। हा 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 हे ला 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 ला। तो लड़की के पिताजी को अब मैं सम अप कर रहा हूं। देखो, मतलब मैं रिपोर्ट बना के दे रहा हूं कि देखो साहब, आपने अकाउंटेंट से तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आई गई हो आप, मेरे को अकाउंटेंट ने बता दिया, मैं सैलरी देता हूं उसको, मेरे को हर एक चीज बताता, छुपाता कुछ नहीं है। तो आपने मेरा पूरी बैलेंस शीट पूछ ली, पूरा प्रॉफिट लॉस की सारी कैलकुलेशन समझ के आ गए आप, मार्जिनल कॉस्टिंग पूरा अप्लाई करके आ गए। हाँ जी, अप्लाई करके। तो अब आपको मैं समराइज कर देता हूं एक वर्किंग नोट बना करके, ताकि आप लोगों के काम आएगा। कैसे? सबसे पहला देखो जी, सबसे पहला फैक्टर है सेल्स। इसमें चेंज जो है ना वो दो कारणों से होता है। पॉइंट नंबर ए, अगर सेल्स यूनिट में कोई चेंज हो तो। पॉइंट नंबर बी, अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट में कोई चेंज हो तो। कुछ बच्चे बोलेंगे सर दोनों में एक साथ भी तो हो सकता है, तो वो भी इन दोनों का ही समअप रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको दो ही पॉइंटों में ले रहा हूं, तीसरा पॉइंट नहीं बांट रहा हूं। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट आता है वेरिएबल कॉस्ट किस कारण से चेंज होता है। तो अगेन वेरिएबल कॉस्ट आइदर सेल्स यूनिट में कोई चेंज होगा तो, और या फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज होगा तो। फिर आ जाइए तीसरा पॉइंट, कंट्रीब्यूशन कैसे चेंज होगा। तो कंट्रीब्यूशन जो है वो चेंज होगा एक नहीं, दो नहीं, तीन कारणों से। पॉइंट नंबर ए, सेल्स यूनिट के कारण से। पॉइंट नंबर बी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट के कारण से। पॉइंट नंबर सी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के कारण से। मतलब कि ये वो फैक्टर्स हैं, अगर इनमें कोई भी किसी भी तरह का चेंज होता है तो उनके कारण से ये चीजें इंपैक्ट करेगी। मतलब कि मैं ये कह सकता हूं फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज होगा तो उससे सेल्स कभी चेंज नहीं होगी, फिक्स कॉस्ट में चेंज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट कभी चेंज नहीं होगी। कंट्रीब्यूशन में चेंज आएगा तो वो केवल और केवल तब आएगा जब या तो सेल्स में चेंज हो, या सेलिंग प्राइस में चेंज हो, या वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हो। फिक्स कॉस्ट से चेंज में फर्क नहीं आएगा। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या सेलिंग प्राइस में चेंज होने से वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है क्या? क्या सेलिंग प्राइस में चेंज होने से क्या मेरी वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है क्या? आंसर है नो। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आप जब फेस करेंगे तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि इन द नेक्स्ट ईयर कंपनी रिड्यूस्ड इट्स सेलिंग प्राइस टू 18 रुपीज। पहले 20 थी, अब 18 हो गई। क्या उससे वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज आएगा क्या? नो। मैं अगर यहां पे ये बोलूं कि मेरे 500 स्टूडेंट पढ़ते हैं और मेरी फीस जो है वो 5000 की जगह कम होकर के 4000 हो गई, तो उससे क्या होगा? सर आपके 20 लाख हो जाएगा। लेकिन क्या मैं कम चार्ज कर रहा हूं स्टूडेंट से? क्या मेरे बुक्स वाला मेरे से कम चार्ज करने लग जाएगा क्या इस पॉइंट पर कि आज तो सर बच्चों से डिस्काउंट देने लग गए तो अब हमको भी डिस्काउंट दे देना चाहिए? क्या देगा क्या? नो। वो आज भी हमसे उन्हीं 500 बच्चों पर वही 2500 रुपए ही चार्ज करेगा। तो दैट मीन्स ये 12.5 लाख की पिछले साल जो थी वही की वही रहेगी। इसका मतलब सेलिंग प्राइस में चेंज होने से वेरिएबल कॉस्ट कभी नहीं बदलेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत से क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर आपको क्वेश्चन कहेगा कि सेलिंग प्राइस रिवाइज्ड, केवल सेलिंग प्राइस रिवाइज्ड हुई है तो उससे क्या होने वाला है, तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट आपका, फिक्स कॉस्ट में चेंज से कोई चेंज का फर्क पड़ेगा नहीं, फिक्स कॉस्ट अपने आप में चेंज होगी टाइम टू टाइम पीरियड के हिसाब से। फिर बात करते हैं प्रॉफिट में चेंज से।
तो प्रॉफिट में जो चेंज है ना वो आपके इन 3 कारणों से तो है ही है, मतलब कि ये 3 कारण तो है ही है, एज इट इज रहेंगे ये 3 कारण तो आपके। इन 3 कारणों के अलावा भी कुछ कारण है जिनके कारण से प्रॉफिट चेंज हो सकता है, और वो है डी पॉइंट और ऐड हो गया, और वो है आपकी फिक्स कॉस्ट, वो है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। तो इन शॉर्ट दोस्तों ये जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है ये पिछले 55 मिनट 55 मिनट्स का जो हेल्दी डिस्कशन मैंने आप लोगों के साथ किया है उसका समअप ये है। और ये क्यों किया है इसका भविष्य में आपको पता चलेगा कि इसके क्या यूज हैं और किस तरह से इनकी सारी चीजें रहती हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक के पॉइंट में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, ये मेरी उम्मीद है। गॉट इट? यस सर। तो ये पॉइंट कैसे यूज आएंगे वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, बट यहां तक में मेरे हिसाब से किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। क्लियर है? तो ये चीज हो गई हमारा पॉइंट नंबर 1, पार्ट नंबर 1। एक बार आप कहो तो मैं इसके जो भी नोट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए क्या मैं उसको आप लोगों को लिंक करा दूं क्या अभी भी? लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप लोगों को केवल और केवल स्क्रीन पर ध्यान देना है। मैं आप लोगों के लिए आपके जो नोट्स हैं वो आप लोगों के स्क्रीन पर आ रहे हैं। आइए दोस्तों, आइए आइए और आइए। अब मैं आप लोगों को लिंक करा रहा हूं आपके जो नोट्स मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी हैंड रिटन प्रिंटेड नोट्स जो हैं आपको मैंने दे दिए हैं। ये सारा जो भी डिस्कशन है वो मैंने आप लोगों को बुक में दिया है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं। ये चीजें क्या होती है ना, जब मैं इन सब चीजों को समझा देता हूं ना देन उसके बाद में बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन इसके साथ मैं एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करना चाहूंगा। कई बार क्या होता है ना, कई बार आपको जो कॉस्ट है ना दोस्तों, ये कॉस्ट डिफरेंट फॉर्मेट में दी जाती है। मैं ऑल्दो प्रीवियसली ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कशन कर चुका हूं, प्रीवियसली मैं इस चीज के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ये टाइप्स ऑफ कॉस्ट के ऊपर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन मैं एक बार वापस से डिस्कस कर लेता हूं। टाइप्स ऑफ कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है आपकी फिक्स कॉस्ट, और एक होती है आपकी सेमी फिक्स कॉस्ट जिसे हम लोग स्टेप फिक्स कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट आता है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। लास्ट चैप्टर के अंदर मैंने इसका ऊपर हेल्दी डिस्कशन किया था, मैं इसको बहुत फास्टली लूंगा। तो वेरिएबल कॉस्ट जो कि फुल्ली वेरिएबल है, दैट मीन्स उसमें कोई भी पार्ट फिक्स्ड नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। जैसे कि ये पेन है, इस पेन के अंदर ये जो इसके ऊपर की कैप है, ये कैप है फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट। एक पेन बनाऊंगा तो एक कैप लगाऊंगा, 2 पेन बनाऊंगा तो 2 कैप लगाऊंगा। बात करते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट की। मैंने यहां पर ना ये टेलीफोन लगा रखा है, दिख रहा है? ये बेसिक फोन है जो हमने बचपन में देखा होगा, ये तार वाला, ये मैंने मेरे ऑफिस में लगाया हुआ है। इसमें ना 2 तरह का बिल जब आता है ना तो बिल वाला बोलता है आपने घर पे मतलब आपके ऑफिस में ये लगाया हुआ है, इसका पर मंथ 200 रुपया तो रहेगा आपका फिक्स्ड रेंटल। फिक्स्ड रेंट रहेगा 200 रुपए, और फिर उसके बाद में आप जितने भी कॉल करोगे उसके हिसाब से, जितने भी कॉल करोगे उसके हिसाब से आपकी कॉस्ट रहेगी। तो इस तरह की कॉस्ट जो होती है दोस्तों उसे बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। गॉट इट? तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपकी हो गई, जितना कंज्यूम होगा वही यहां पर। तो ऐसे केस में आपको क्या होगा, कई बार क्वेश्चन टोटल में दे देगा कि हाँ भाई टोटल इतने का बिल आया, उसमें आपको क्या करना है, आपको उसका फिक्स्ड पोर्शन अलग करना है, वेरिएबल पोर्शन उसका अलग करना है। जो फिक्स्ड वाला है वो फिक्स्ड वाले में जुड़ जाएगा, जो वेरिएबल है वो वेरिएबल में जाके जुड़ जाएगा। फिर बात कर लेते हैं फिक्स कॉस्ट की। फिक्स तो फिक्स है, तो फिक्स के अंदर ये वाला जो पोर्शन है आपका फिक्स्ड वाला, ये इसमें जाकर के जुड़ जाएगा। बात कर लेते हैं सेमी फिक्स्ड की। तो सेमी फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है एक लेवल तक फिक्स्ड, फिर उस लेवल को क्रॉस करके अगले लेवल तक फिक्स्ड, फिर उस लेवल को क्रॉस करके उसके अगले लेवल तक फिक्स्ड, ऐसा करके चलता रहेगा। क्लियर है? तो ये पूरी बात उसकी रहती है। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। तो ये बात आपको सारी की सारी देखनी है। इसमें आपको सेमी वेरिएबल फिक्स्ड वाला जो भी पोर्शन है, वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन अलग कर लेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट का पोर्शन अलग कर लेंगे, वेरिएबल वाला वेरिएबल में जुड़ जाएगा, फिक्स्ड वाला फिक्स्ड में जुड़ जाएगा, एंड सो ऑन, आपका काम चल जाएगा। आइए दोस्तों, अब आज तो सर ने अपने नोट्स में क्या लिखा है वो आपको मैं बता देता हूं। आइए, ये आप लोगों की स्क्रीन है।
आप लोगों को केवल और केवल स्क्रीन पर ध्यान देना है, उसके अलावा आपको ध्यान नहीं देना है, उसके अलावा आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। मैं इसको समाप्त कर रहा हूं, फिर उसके बाद का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, जब तक नेक्स्ट पार्ट आप नहीं देखें इस नोट्स को मत पढ़िएगा, अदरवाइज आप लोगों को जो मैं जिस लेवल का मैं आप लोगों के साथ इसके ऊपर एनालिसिस करना चाहता हूं ना, वो वर्थफुल नहीं रहेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। As we understand procedure of calculation of profit under marginal costing in last chapter is as below। हमने पिछले चैप्टर में डिस्कशन किया है इस पॉइंट के ऊपर कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, और उसमें से फिक्स कॉस्ट को लेस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। ये मैंने अभी वापस भी डिस्कस कर दिया। नाउ वी विल लर्न कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर लाइक बीईपी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, पीवी रेशियो क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं, डिजायर्ड सेल्स क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं, और उनके क्या यूज होंगे वो हम पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। क्लियर है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। अब मार्जिनल कॉस्टिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पढ़ते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, लड़की के पापा को जो मैंने समझाया था वो सारी बातें, सेल्स मैंने समझाया या मेरे अकाउंटेंट ने समझाया। दिस इज बेसिकली अमाउंट वी रिसीव्ड व्हेन ए प्रोडक्ट सोल्ड, दिस विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। ये कैलकुलेटेड है, अगर कहीं पे COL लिखा हुआ है तो आप इसको करेक्ट करके CAL कर लीजिएगा। हमारे टाइपिस्ट थोड़े अमेजिंग लेवल के हैं। सेल्स वैल्यू इज इक्वल टू होता है सेल्स यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अभी भी बताया आपको। तो हैंस वी कैन से सेल्स वैल्यू इज बेस्ड ऑन यूनिट्स एंड प्राइस, सो एनी चेंज इन सेल्स वैल्यू इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज एनी चेंज इन अबाउट 2 एलिमेंट। केवल इन 2 एलिमेंट में चेंज होगा ना तो ही सेल्स चेंज होगी। वेरिएबल कॉस्ट की बात कर लेते हैं। Variable cost means cost which will change when there is a change in output, but such change will be fixed for per unit। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि फिक्स्ड रहता है पर यूनिट में। जैसे कि हमारी बुक के खर्चे जो है वो 2500 रुपीज पर स्टूडेंट रहता है, तो वो पर यूनिट स्टूडेंट तो फिक्स्ड ही रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मिस्टर राम जो है वो मेरे से क्लास ले रहा है तो उसकी बुक तो 2500 की है, और मिस्टर श्याम जो है वो मेरे से बुक लेने आता है तो उसकी बुक 2600 की है। ऐसा नहीं है। अब कई बच्चे बोल देंगे सर दोनों अलग अलग टाइम पर भी तो आ सकते हैं। मैंने कहा अलग अलग टाइम की कैलकुलेशन नहीं चल रही, मार्जिनल कॉस्टिंग चलता है केवल टाइम के हिसाब से। एक टाइम का एक कैलकुलेट करेगा रे बाबा, तो समझ में आया ना। तो आपका जिस पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हो ना, उस पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है। उसके बाद कोई चेंज होता है तो वो पीरियड का चेंज है। आप ये मत सोचना सर अभी 2500 की थी, 2 साल बाद भी 2500 की थोड़ी रहेगी। 2 साल की बात की कौन बात कर रहा है? आज की बात कर रहे हैं। आज मिस्टर राम और मिस्टर श्याम दोनों आते हैं तो दोनों की जो बुक की कॉस्ट है वो 2500 ही रहेगी। Hence we can say variable cost is variable in total but it is fixed। ये सिंस्ड लिखा हुआ है, इसको फिक्स्ड कर लीजिएगा। while calculating per unit, जब आप पर यूनिट में कैलकुलेट कर रहे हो तो ये फिक्स्ड रहेगा। ये आपको बना के दिया है आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ कि यूनिट्स में चेंज जो भी रहेगा आपको ये बिल्कुल फिक्स 45 डिग्री के एंगल पर आपका ये जाता है, जिसमें 45 डिग्री ये रहेगा, 45 डिग्री ही ये रहेगा। इसका मतलब ये है कि चेंज इन यूनिट्स और चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट का जो रेशियो है ना वो बिल्कुल सेम है। अगर 10% आपका चेंज है, अगर 10% यूनिट्स में चेंज है तो कॉस्ट भी 10% से ही चेंज होगी। एग्जांपल दूं, आइएगा। 500 स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट से 2500 रुपए लेते हैं, 2500 लेते हैं, तो कितना होगा सर? 12.5 लाख। मैंने इसमें 20% चेंज किया, 20% चेंज किया तो मतलब 500 की जगह कितना हो गया? 600। रेट 2500, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 2500 कितना होगा? 15 लाख। चाहो तो चेक कर लो, 12.5 लाख से 15 लाख पहुंचा है तो ये भी 20% ही हुआ है, क्योंकि 12.5 लाख का 10% कितना होता है? 1.25 लाख, 1.25 लाख, और 20% कितना होगा? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का चेंज आप चाहो तो चेक कर लो। यहां पर देखिएगा 100 का चेंज है 500 बेस पर, तो दैट मीन्स 20%। यहां पर 2,50,000 का चेंज है, बेस है 12,50,000 का, तो ये भी 20%। तो इसका मतलब चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन यूनिट्स का जो रेशियो है वो सेम रहता है। गॉट इट? इसीलिए ये आपका पूरा का पूरा 45 डिग्री का एंगल बैठता है। तो वेरिएबल कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड एज बिलो। अगेन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट विल चेंज ओनली व्हेन देयर इज, ये दीज नहीं है, देयर इज है ये, व्हेन देयर इज ए चेंज इन यूनिट्स और इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो या आपका यूनिट में चेंज होगा तो ही चेंज होगा। समटाइम क्वेश्चन में गिव कॉस्ट विच इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब ये भी बताया था ना,
टेलीफोन का एग्जाम्पल। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती क्या है? हैविंग सम एलिमेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड सम एलिमेंट्स ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड एज ए बेसिक नीड ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। हमें पता है बेसिक नीड क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग की, वेरिएबल कॉस्ट अलग पता होनी चाहिए, फिक्स कॉस्ट अलग पता होनी चाहिए। तो वी नीड टू क्लासिफाई कॉस्ट इनटू वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। सो वी विल कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट एलिमेंट ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट एज हाई लो कॉस्ट मेथड को यूज करते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल, फॉर एग्जांपल टेलीफोन बिल, उसके तरह से हम लोग यूज करते हुए हाई लो कॉस्ट मेथड, जिसको हम बोलते हैं चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट से, जो कि मैं लास्ट पार्ट में आपको समझा चुका हूं बहुत डिटेल्ड में कि चेंज इन यूनिट जो चेंज इन कॉस्ट जो होगी वो डेफिनेटली वेरिएबल कॉस्ट के कारण से हो रही है, क्योंकि अगर यूनिट्स में चेंज के कारण से आपकी कॉस्ट में चेंज आ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट के कारण से आ रहा है। अरे भैया जो फिक्स्ड खर्चा है वो तो फिक्स्ड है ही ना। एग्जाम्पल, जुलाई अगस्त में यूनिट कंज्यूम्ड है 100 और 300, मतलब कि 100 की जगह मैंने 300 यूनिट कर दी, दैट मीन्स मैंने 200 यूनिट का कंजम्पशन बढ़ा दिया। तो जो मेरी कॉस्ट थी वो 2400 की जगह 6400 हो गई, दैट मीन्स 4000 रुपए मेरे एडिशनल हो गए। क्या वेरिएबल कॉस्ट के कारण से है? यस। तो 200 यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से 4000 रुपए हुए, तो इसका मतलब मैं सीधा कह सकता हूं सर 20 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट है। क्योंकि दोस्तों मैंने क्या किया, चेंज इन कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट में किसी भी तरह का चेंज आना, टोटल कॉस्ट में किसी भी तरह का कोई चेंज आना, वो किस कारण से हुआ? क्योंकि हमने यूनिट्स को चेंज किया उस कारण से। तो यूनिट्स हमने 100 की जगह 300 करी, तो 200 यूनिट चेंज करी है, उसके कारण से हमारी जो कॉस्ट है वो 2400 की जगह 6400 हो गई। तो 2400 की जगह हमारी 6400 हो गई, तो अकॉर्डिंगली 4000 रुपए का खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ा 200 यूनिट एक्स्ट्रा कंजम्पशन से। तो 4000 रुपए का खर्चा बढ़ा 200 रुपए एक्स्ट्रा कंजम्पशन से, तो ये हो गई आपकी 20 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट। आगे लिख लीजिएगा आपकी बुक में, शायद इसका आगे का फिगर मैं बुक में नहीं लिखा है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा 20 रुपीज पर यूनिट। अब मुझे एक चीज बताओ, अब आपको कोई कहे कि इसमें से वेरिएबल कॉस्ट अलग निकालो, फिक्स कॉस्ट अलग निकालो, तो आप क्या कहोगे? ध्यान से देखो, 100 यूनिट्स यूज करिए, एक यूनिट के लिए कितने रुपए सर? 20। तो इसका मतलब इसके अंदर 2000 रुपए वेरिएबल है। अब मुझे बताओ टोटल कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट 2400, 2000 उसमें से वेरिएबल, तो 400 रुपए हो गए फिक्स। आप चाहो तो इसी की कैलकुलेशन अगस्त में भी कर सकते हो। कैसे? 300 का कंजम्पशन है, एक यूनिट पर 20 रुपए, तो 6000 रुपए होंगे। तो 6000 वेरिएबल, 6400 में से 6000 वेरिएबल है, तो ये फिक्स कॉस्ट कितनी? 400। तो किसी भी लेवल पर कैलकुलेट कर लो वो 400 ही आएगा। गॉट इट? चलिए जी, नाउ वी विल ऐड वेरिएबल कॉस्ट पोर्शन इन अदर वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट पोर्शन को फिक्स कॉस्ट के अंदर ऐड कर देंगे, बाकी सबको सेम रहेगा। फिर बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की। द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, जो कि कैलकुलेट कैसे होगा? सेल्स वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब आपको पता है सेल्स वैल्यू कैसे आती है? सेल्स यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। और वेरिएबल कॉस्ट कैसे आती है? सेल्स यूनिट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो हमने सेल्स यूनिट को ले लिया कॉमन, तो फॉर्मूला हो गया सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस करने से जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और जब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को सेल्स यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आता है कंट्रीब्यूशन। तो इन शॉर्ट, एज वी कैन सी, कंट्रीब्यूशन इन डिपेंड ऑन सेल्स पर होता है या वेरिएबल कॉस्ट पर होता है। हैंस वी कैन से contribution will be changed only when there is a change in first unit, second selling price, third variable cost। 3 कारणों के चेंज से ही कंट्रीब्यूशन चेंज होता है। गॉट इट? यस। अब आपको समझ में आ रहा है? मैं इन नोट्स के ऊपर आपको लेकर के आता हूं ना, तब तक तो आपको हर एक चीज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका होता हूं, सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस की होती हैं। वी कैन से कंट्रीब्यूशन इज ए अमाउंट टू रिकवर फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑल्सो। हम इसको ये भी कह सकते हैं। तो हैंस वी कैन से कंट्रीब्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड एज बिलो। कैसे हो सकता है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से। अब आती है जी कंट्रीब्यूशन का यूज क्या क्या है। ये जो कंट्रीब्यूशन है ना, इसका यूज क्या क्या रहने वाला है, एक थ्योरी का क्वेश्चन है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो अभी हम जैसे जैसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे तब भी आ जाएगा। मैं आपको बताऊं कंट्रीब्यूशन का जो यूज है वो आपको कैसे कैसे आएगा। ये आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत मदद करने वाला है। अब वो डिसीजन मेकिंग कौन सी हो सकती है? हो सकता है कि हम शट डाउन डिसीजन, कि भैया इस बिजनेस को बंद करें कि कंटिन्यू करें, इसके ऊपर भी हो सकता है। मैं अभी इसके ऊपर डिटेल में नहीं लूंगा। डिटेल में जब हम लोग हर एक तरह के डिसीजन लेंगे ना,
तब मैं उसके लिए बताऊंगा। बट ये क्योंकि कंट्रीब्यूशन का बात चल रही है तो इसके लिए एक थ्योरी क्वेश्चन भी हमने बना दिया, यूज ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या क्या है। तो अगर हमको कोई बिजनेस को कंटिन्यू करना है या बंद करना है, इसका डिसीजन लेना हो तो, अगर कोई चीज हमको घर में बनानी है कि बाहर से खरीदनी है तो, कोई चीज हमको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है तो देयर आर मल्टीपल डिसीजंस जो हम लोग आगे चल के हर एक चैप्टर में देखेंगे। तो उनके अंदर कंट्रीब्यूशन विल प्ले ए मेजर रोल इन दैट, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन विल बी यूज टू डिटरमाइन, क्या क्या यूज होता है पीवी रेशियो कैलकुलेट करने में, विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर पीवी रेशियो कैलकुलेट करने में होता है। मैं इसको डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, आपको पहले ही बता दूं, डिटेल में आपको इसके यूज वैसे ही समझ में आ जाएंगे जब हम आगे चल के देखेंगे। होने को पीवी रेशियो में भी काम आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कैलकुलेशन में भी काम आएगा, आप लोगों का बीपी के कैलकुलेशन में भी काम आएगा, आप लोगों के डिजायर्ड सेल्स निकालने में भी काम आएगा, आप लोगों के मेक और बाय में भी काम आएगा, आप लोगों के शटडाउन पॉइंट के डिसीजन के अंदर भी काम आएगा, आपके प्राइसिंग डिसीजन में भी काम आएगा। तो देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स जहां पर ये चीज काम आने वाली है। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन वी कैन डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू करना है नहीं करना, शटडाउन डिसीजन, वी कैन डिसाइड लोवेस्ट प्राइस प्राइसिंग डिसीजन, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट प्रोसेस ऑब्लिक मेथड, की फैक्टर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो ऑप्टिमम मैनर में क्या होगा, उसमें काम आएगा। देन विद द हेल्प ऑफ कंट्रीब्यूशन वी कैन डिसाइड विच प्रोडक्ट इज मोर बेनिफिशियल, कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमको ये डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे बेहतरीन है, तो उसमें काम आ जाएगा। फिर आते हैं फिक्स कॉस्ट, कॉस्ट विच विल रिमेन फिक्स इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ यूनिट, तो चेंज इन यूनिट से चेंज नहीं होती है। तो इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस फिक्स कॉस्ट विल नॉट बी यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग बिकॉज फिक्स कॉस्ट विल नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ आवर डिसीजन। फिक्स कॉस्ट यूजुअली इररिलेवेंट होती है, क्योंकि हमको डिसीजन क्या लेना है। आज सपोज से मेरे को डिसीजन लेना है कि यार मैं एक स्टूडियो की जगह दूसरा स्टूडियो भी बना लूं, अगर मैं बगल वाले ऑफिस के अंदर बना लूं तो बना लेना चाहिए क्या? अरे आपने तो पूरा का पूरा ऑफिस किराए पे ले रखा है, रेंट पर लिया हुआ है। ऑल्दो रेंट पर नहीं है, हमारी खुद की ओन बिल्डिंग है, लेकिन अगर मैंने रेंट पे 2000 स्क्वायर फीट एरिया ले रखा है, मैं 2000 स्क्वायर फीट एरिया का रेंट देता हूं। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने ये डिसीजन लेना है कि यार मैं एक और स्टूडियो खोलूं कि नहीं खोलूं, इसमें क्या वो रेंट प्ले करेगा क्या रोल? नो, क्योंकि रेंट तो आपको 2000 स्क्वायर फीट का वैसे भी देना है, तो इसलिए वो इररिलेवेंट होता है। ये इसके बारे में डिस्कशन बहुत डिटेल में करूंगा रिलेवेंट कॉस्ट चैप्टर, रिलेवेंट कॉस्टिंग वाले चैप्टर को डिस्कस करते समय। दिस इज पीरियड कॉस्ट, दिस विल नॉट चेंज, चाहे आपकी क्वांटिटी में चेंज हो, चाहे सेलिंग प्राइस में चेंज हो, चाहे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज हो, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता है। फिक्स कॉस्ट इन टोटल इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज वेरिएबल। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर लास्ट टॉपिक्स में डिस्कस कर लिया है। फिर आते हैं कॉस्ट के ऊपर, तो ये कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, चाहे आपकी यूनिट, अब यहां पे यूनिट चाहे 10,000 हो तो भी 50,000, ये सपोज से 50,000 का फिगर है, 10,000 होगी तो भी 50,000, 20,000 बढ़ी तो भी 50,000, 30,000 बढ़ी तो भी 50,000 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। दिस इज द अमाउंट विच एन ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली अर्न ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, दिस इज द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन आफ्टर राइट ऑफ। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। तो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट का मतलब हो गया सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को लेस करो, और आपको पता है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करने से जो आता है उसे हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो आपका पॉइंट नंबर 1 तो हो गया प्रॉफिट कैलकुलेट, कि सेल्स में से टोटल कॉस्ट लेस कर दो। दूसरा मेरे लिए फॉर्मूला बनता है कि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस कर दोगे तो भी आपका आ जाएगा। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के पास जो जगह है, इस जगह पर आप लोगों को यहां पर लिख देना है। यहां पर ये जो एरिया है ना आपके पास, कौन सा वाले एरिया की बात कर रहा हूं, ये वाला एरिया जहां पर मैंने ये जो स्केचिंग कर दी ना मैंने, इस वाले एरिया में आप लोग जो मैं बोल रहा हूं वो आप लोग लिखेंगे। और वो क्या लिखेंगे, आप लोग अपनी बुक में निकाल लेंगे और ये वाले पोर्शन पे लिखेंगे, और आपको लिखना है प्रॉफिट विल चेंज, प्रॉफिट विल चेंज इफ there is any change in, if there is any change in, अब there is any change in कौन कौन से हो सकते हैं? पॉइंट नंबर ए सेल्स यूनिट्स, पॉइंट नंबर बी सेलिंग प्राइस पर यूनिट, पॉइंट नंबर सी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, पॉइंट नंबर डी फिक्स कॉस्ट। ये 4 पॉइंट हैं जिनके कारण से आप लोगों का प्रॉफिट चेंज हो सकता है। तो दैट्स ऑल गाइस, उम्मीद करता हूं कि यहां तक का जो पॉइंट है जो हमने डिस्कशन किया, ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा, उस नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो, और उन कॉन्सेप्ट्स के अंदर मैं आपको बता दूं, आप लोग खुद से पढ़ने की कोशिश मत करना,
जब तक मैं ना बोलूं, चाहे आपको मार्जिनल कॉस्टिंग आपको इंटर में कितना ही अच्छे से आ जाए, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, जो मिट्टी का मटका होता है ना, उसको बनाना बेहद आसान है। आपके पास अगर रॉ मटेरियल है, आपके पास जो मिट्टी है ना, वो अगर बिल्कुल गीली मिट्टी है ना, तो बनाया जा सकता है। लेकिन अगर घड़ा गलत बन गया, उसको वापस से तोड़ के नहीं बनाया जा सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आप लोग कल को इस नोट्स को पढ़ करके खुद के घड़ा मत बना लेना खुद का। आपने अगर उसका घड़ा मटका बना लिया ना, तो उसको तोड़ के वापस नया मटका मैं नहीं बना पाऊंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इंतजार करना है अगले पार्ट का, या आप लोग हैंड टू हैंड अगला पार्ट स्टार्ट कर दो, सिंपल है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। और यहां तक का जो भी पॉइंट है, मुझे ध्यान से याद करके बताइएगा। अगर आप लोगों ने मेरे से क्लास ली होगी इंटर में तो वेल एंड गुड, नहीं ली है तो भी मुझे जरूर बताइएगा कि ये जो छोटा सा जो डिस्कशन मैंने आप लोगों के साथ किया, ये आप लोगों को कितना हद तक समझ में आया और आप लोगों को कैसा लगा। मतलब कि लगा कैसा लगा, थोड़ा अच्छा लगा कि नहीं लगा, बताना मत भूलिएगा। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ इनके मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स के लिए। फिर दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर। और बताना मत भूलिएगा, मैं सीरियसली बता रहा हूं, क्योंकि इस तरह का मार्जिनल कॉस्टिंग का पोस्टमार्टम आपको किसी भी जगह पर नहीं मिलेगा, ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूं। आप लोग चाहे पूरा यूट्यूब खंगाल लेना, आपको अगर मिल जाए तो। ओके गाइस, दैट्स ऑल, बाय बाय, विल वेट फॉर योर फीडबैक्स। ओके, बाय बाय।